आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी हैज़ बीन अराउंड अस फॉर सेंचुरीज। कि क्वालिटी कोई नई चीज़ नहीं है, माजी में भी इस पे काम होता रहा है, माजी में भी लोग इससे नो हाउ रखते थे। द एंशिएंट इजिप्शियन यूज्ड टू इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ देयर फूड एंड ड्रिंक्स। के ज़माने कदीम में जो अहले मिस्र थे वो अपने खाने पीने की अशिया में क्वालिटी को इंश्योर करते थे। इन बातों का ख्याल रखते थे कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो एक ख़ास स्टैंडर्ड को मीट करती हों। While in the late 13th century, European craftsmen began organizing into union called guilds। जबकि 13वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि यूरोपियन क्राफ्टमैन जो थे उन्होंने यूनियन बनाना शुरू कर दी जिसे गिल्ड का नाम दिया गया। अब ये गिल्ड करती क्या थी? दीज गिल्ड यूनियंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवेलपिंग स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। ये गिल्ड या ये यूनियन जो थी ये क्या करती थी? प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उसके एक मयार के लिए क्वालिटी तय करती थी, कि स्टैंडर्ड सेट करती थी कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अब उन्होंने तो स्टैंडर्ड बना दिया, एक सेट कर दिया, कानून पास कर दिया। इंस्पेक्शन कमेटी इन्फोर्स द रूल बाय मेकिंग परफेक्ट गुड्स विद ए स्पेशल मार्क और सिंबल। अब नीचे क्या थी? कुछ इंस्पेक्शन कमेटी बनाई गई कि जो उस गिल्ड ने कवानीन बनाए हैं, जो उसने को रूल दे दिया, अब ये इन्फोर्स करती थी, उसका इम्प्लीमेंट कराती थी। और जो उसके ऊपर जो है ना पूरा उतरते थे उसके ऊपर जो है ना वो एक सिंबल मार्क कर देते थे। एट फर्स्ट दिस मार्क वाज यूज टू ट्रैक द ओरिजिन ऑफ द फॉल्टी आइटम्स। शुरू में क्या था कि इसकी मदद से उन्होंने क्या फॉल्टी आइटम को ट्रैक करने में, कि ये फॉल्टी आइटम किस मैन्युफैक्चरर ने तैयार किया है, तो उसे ट्रैक करने में वो इसकी हेल्प लेते थे। बट ओवर द टाइम दिस मार्क केम टू रिप्रेजेंट द क्राफ्टमैन गुड रेपुटेशन। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक तब्दीली ये आई कि ये जो मार्क था, ये जो सिंबल वो बना रही थी गिल्ड इंस्पेक्शन कमेटी, इससे क्राफ्टमैन की गुड रेपुटेशन का इजहार होने लगा। इन द 20th सेंचुरी एज क्वालिटी बिकेम ए सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर बिजनेस वर्ल्ड वाइड। कि जैसे ही 20वीं सदी के अंदर क्वालिटी पूरी दुनिया में जब इसका तस्वर जो इसका कंसेप्ट फैल गया, द एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कैन बी समराइज एज फॉलोज। तो हम फॉलोइंग पैराग्राफ में आने वाले जो है ना वो पैराग्राफ में देखेंगे कि क्वालिटी ने किस तरीके से आज की एडवांस फॉर्म को, एडवांस शक्ल को इख्तियार किया। सबसे पहले बात की जाती है 1920 की। सम ऑफ द फर्स्ट सीड ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट वर प्लांटेड एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कहते हैं क्वालिटी पे जो इब्तदाई काम हुआ वो कैसे हुआ? साइंटिफिक मैनेजमेंट के, मतलब कि यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी चीज़ की स्टैंडर्डाइज किया गया, उन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया, चीज़ों को देखा गया कि ये एक्चुअल होता। मिसाल के तौर पे यूँ समझ लें कि एक बीमारी को आपने गुड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो गुड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देखा ये गया कि बीमारी आखिर फैलती किस वजह से। जब उन्हें ये पता चल गया कि बीमारी जरासीम की वजह से फैलती है, तो उन्होंने जरासीम को कंट्रोल करने पे जोर दिया और ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या हो गया? हेल्थ केयर सर्विस में इंप्रूवमेंट देखने को आई। फिर बात की जा रही मेनली द हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट विच वर ए सीरीज ऑफ स्टडीज़ कंडक्टेड इन द 1920। के 1920 में क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए कि यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। वो ये जानना चाहते थे कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे, वर्कर की पैदावारी सलाहियत को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। उनका ये ख्याल था कि अगर हम लाइटिंग कंडीशन बेहतर कर दें, अगर इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट को बेहतर कर दें, तो उसकी वजह से कारीगर की जो पैदावारी सलाहियत है, जो वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इजाफा होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को स्टडी करने के लिए वो वर्क प्लेस का विज़िट किया। जब वो ये सारी स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, तो हालांकि वर्क प्लेस की कंडीशन वर्स थी। वर्क जो प्लेस थी वहाँ की ना तो रोशनी वहाँ पे अच्छी थी और ना ही वहाँ पे कोई वेंटिलेशन का या कोई दूसरा निज़ाम अच्छा था। लेकिन उसी दौरान में उन रिसर्चर को ये देखने को आया कि प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो गया। तो उससे ये बात उनके सामने आई कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं कि जो इसके अलावा हैं, जिसे वो आगे नाम दे रहा है साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स का। 1920 दे हाईलाइटेड द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर ऑन द वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे उन रिसर्चर को पता चला कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, कुछ सोशल फैक्टर हैं जो वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं, जिससे कारीगर हजरात की प्रोडक्टिविटी में जो डेली वो काम करते थे उसमें इजाफा हुआ। वो कौन से? साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर यूँ समझ लें कि एक किस्म का उनमें जहनी खौफ तारी हो गया, क्योंकि जब वो रिसर्चर उन लोगों के दरमियान मौजूद रहते थे तो नॉर्मली अगर वो थोड़ा सा काम में जो है ना वो खुद सुस्ती का मुजाहरा कर लेते थे आम रूटीन के अंदर, जब वो रिसर्चर वहाँ पे मौजूद होते तो उन्होंने वो काम, वो टाइम भी जो वो वेस्ट कर देते थे, रिलैक्स करने में गुजार देते थे, तो उन्होंने वो टाइम भी अपने जो है ना वहाँ पे प्रोडक्शन में लगाया और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या हुआ?
वहाँ पे प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिला। इट लेड टू द हाथॉर्न इफेक्ट, तो इसे नाम दिया गया हाथॉर्न इफेक्ट का, विच सजेस्ट दैट इंडिविजुअल इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस व्हेन दे आर नोटिस्ड एंड पेड अटेंशन टू। तो इसे स्टडी को नाम दिया गया हाथॉर्न इफेक्ट का, कि जब इंडिविजुअल को नोटिस किया जाता है, जब आप उन लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे 1930 में। 1930 में एक क्वालिटी एक्सपर्ट थे वाल्टर शिवार्ड। वाल्टर शिवार्ड डेवलप्ड द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेटेड टू नंबर्स एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ क्वालिटी। तो ये वाल्टर शिवार्ड ने एक कंसेप्ट दिया कि अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डाटा कलेक्ट करें। आप कभी भी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर आपके पास उससे मुतालिक डाटा मौजूद नहीं है। तो उसने कहा कि आप डाटा जो है ना वो कलेक्ट करें, ताकि आपको पता चले, मिसाल के तौर पे अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, आप 100 चेयर बना रहे हैं, तो आप 100 चेयर में से देखें कि इन 100 चेयर में से कितनी चेयर जो है ना वो ख़राब बनी है। तो जब आपके पास नंबर आ जाएंगे तो आप उस पर स्टडी करेंगे कि ये जो 100 में से लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं कि 10 चेयर फॉल्टी हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि ये 10 चेयर किस वजह से फॉल्टी हुई हैं। आया इसके अंदर जो है वो जो वहाँ पे कारीगर था, जो कारपेंटर था, उसकी गलती है, या वहाँ पे मटेरियल का फेलियर था, या वहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो चीज़ ख़राब हुई। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स वर यूज टू एवेलुएट क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स वर एम्प्लॉयड टू मॉनिटर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या किया गया इस 1930 में, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक मतलब वही कि डाटा कलेक्ट किया गया, और ये जिस तरह आपको नीचे इमेज में भी नज़र आ रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल चार्ट जो है ना एम्प्लॉय किए गए। अब ये चार्ट वर्क किस तरीके से करता है कि हमने पुराने डाटा की बुनियाद पे एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक एवरेज ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारी एवरेज लाइन है, और मैक्सिमम जो हमारे आइटम जो है ना वो ख़राब होते हैं इतने हैं, और मिनिमम हमारे ख़राब होते हैं इतने। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो ये सेंटर लाइन बन रही है ये 85 की है, और जो हमारी जो मैक्सिमम अगर हम कोई चीज़ें सर्विसेबल बनाते हैं तो कारीगर हज़रात वो 95 हैं, और मिनिमम जो वो सर्विसेबल बनाते हैं वो 80 हैं। तो जब तक ये डाटा 95 और 80 के दरमियान में ट्रैवल करता रहता है तो हम कहते हैं ये कॉमन काज है, कि मतलब कि इतनी तो चेयर ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जब भी वो इस रेंज से बाहर जाएगा, लेट्स सपोज ये कहते हैं कि ये चेयर जो है ये ख़राब होके जो है ना ये 80 से बिलो आ जाती हैं, कि 60% पे आ जाती हैं, कि अभी जो है ना 60% चेयर जो है ना वो सर्विसेबल हैं, और 40% चेयर जो है ना वो अनसर्विसेबल हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हेल्ड करेंगे कि क्या फैक्टर थे जिनकी वजह से यहाँ पे ये गलती देखने को आई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि वाल्टर शिवार्ड ने क्या किया कि स्टैटिस्टिकल आप नंबर्स कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कंट्रोल चार्ट का यूज़ करेंगे क्वालिटी को एवेलुएट करने के लिए। फिर आता है 1950। 1950 में एक है एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग ने एक कंसेप्ट दिया। इसने कहा कि अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, जिससे उसने नाम दिया PDCA। PDCA स्टैंड फॉर प्लान, डू, चेक, एक्ट। इसने कहा ये एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो वहाँ पे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये काम किस तरीके से करता है, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए इटरेटिव अप्रोच है। इटरेटिव कहते हैं कि साइकिल की सूरत में ये रिपीट होती रहती है। डिटेल से देखते हैं PDCA साइकिल को। PDCA जिस तरह हमने बात की कि PDCA स्टैंड फॉर प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, कि अगर आप चीज़ों में बेहतरी लाना चाहते हैं तो आपको इस पर अमल करना होगा। सबसे पहले आप प्लान करेंगे कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। डू स्टेज में आप उस पर कुछ ना कुछ काम करेंगे। चेक स्टेज में आप एवेलुएट करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि आया कुछ वहाँ पे चेंज देखने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, कि आया वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। एक्ट स्टेज में आप अपनी स्ट्रेटजी को मज़ीद एडजस्ट करेंगे, कि जो आपको चेक स्टेज से पता चला कि ये फ्लाज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को मज़ीद सॉल्व करने के लिए एक्ट स्टेज में काम करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्लान स्टेज में। प्लान स्टेज में एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट के अंदर क्या है कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। तो वेटिंग टाइम ज़्यादा है तो उसे वो कम करने के लिए क्या करते हैं, डू स्टेज, वो यहाँ पे प्लान करते हैं कि हमने अपने वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना है। डू में क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, कि मिसाल के तौर पे पहले वो मैनुअल ऑर्डर जो है ना वो वहाँ से जो है ना डाइनिंग हॉल से जो है ना वो वहाँ पे शिफ्ट करते थे किचन तक। अब उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन वहाँ पे उन्होंने एक बनाया कि ऑनलाइन वेटर वहाँ से ऑर्डर जो है ना वो लेता है, और वो ऑनलाइन ही किचन के अंदर डिलीवर किया जाता है। चेक स्टेज में क्या करेंगे कि वो चेक करेंगे कि आया पहले के मुकाबले में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा।
कि पहले लेट्स सपोज कि 20 मिनट लग जाते थे उसी चीज़ में, अभी वो देखते हैं कि हाँ 20 से 10 पे आ गए। फिर वो क्या करेंगे, चेक स्टेज से एक्ट स्टेज में क्या करेंगे, अपनी उस स्ट्रेटजी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा PDCA साइकिल। नेक्स्ट में बात की गई जोसेफ जुरान। जोसेफ जुरान अनदर लीडर इन द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रपोज द जुरान ट्रायोलॉजी, कि जोसेफ जुरान ने क्या कहा यहाँ पे, उसने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो तरीका का सजेस्ट किया, उसमें उसने कहा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 3 पिलर्स हैं, 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिन पे आप काम करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। वो कौन कौन से हैं? इट कंप्राइज ऑफ 3 वाइटल प्रोसेस, नेमली क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो ये वो 3 चीज़ें थी। जोसेफ जुरान ने ये कहा कि अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वालिटी प्लान करें कि आप डिलीवर क्या करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। दूसरी उसने स्टेज कहा क्वालिटी कंट्रोल, कि जब वो आप प्रोडक्ट तैयार कर लें तो आप उसे चेक करेंगे कि आया ये उस सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल में आप उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को चेक करेंगे, उस चीज़ के अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं है। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या करेंगे, आप जो कस्टमर से आपको फीडबैक आती है, आप उसकी बुनियाद पे उस चीज़ के अंदर मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। कि लेट्स सपोज हम ये बात करते हैं कि जिस तरह क्लासरूम के अंदर वहाँ पे हम टेबल माइक देखते हैं कि एक कंपनी टेबल माइक बनाती है, उसने कहा कि मैं टेबल माइक बनाऊंगी और टेबल माइक के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, ये उनका क्वालिटी प्लान किया उन्होंने। अब जब वो माइक बन के तैयार हो गया तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को, उस माइक को चेक करेगा कि आया इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, कि आया ये स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है जो हमने सेट किया था। कि लेट्स सपोज उन्होंने जो पहले माइक तैयार कर रहे थे वो फिक्स थे, मतलब उन्हें एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। तो जब तीसरी स्टेज में वो आए तो वहाँ पे उन्हें क्वालिटी इंप्रूवमेंट, लोगों की तरफ से फीडबैक आया कि लोगों की हाइट का डिफरेंस होता है, क्योंकि कुछ लोग कद के लंबे हैं, कुछ लोग कद के छोटे हैं। तो अगर आप सेम ही वो साइज़ में माइक बना रहे हैं तो उसकी वजह से उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा सा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने माइक को एडजस्टेबल बनाएं कि हर जो स्पीकर है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सके। तो ये है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो जोसेफ जुरान ने जो ये 3 पिलर्स दी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये तीनों जिस तरह हमने यहाँ पे डिटेल से देख लिए। नेक्स्ट में बात की जाए तो फिलिप क्रॉस्बी। तो फिलिप क्रॉस्बी आल्सो की फिगर इन द क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी एक नुमाया शख्सियत है क्वालिटी को मैनेज करने में, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ डूइंग इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। इन हज़रत ने ये कंसेप्ट दिया कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोसेस को इतना बेहतर बनाएं कि आप पहली मर्तबा ही जब वो काम कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो, कोई किसी किस्म की कोई वेरिएशन ना हो, कोई इशू ना हो उसके अंदर। एंड कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो डिफेक्ट, और इसने ये कंसेप्ट दिया ज़ीरो डिफेक्ट का। दैट मीन्स इट इज़ मोर बेनिफिशियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम फ्राम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। कि आप, बेहतर यही है कि आप प्रोसेस को इस तरीके से अपना प्लान करें, इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आप प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लें, कि प्रॉब्लम वहाँ पे आए ही ना, मसला वहाँ पे आए ही ना इन द फर्स्ट प्लेस, दैन टू डिस्कवर इट लेटर एंड फिक्स इट। कि बजाय इसके कि आप बाद में पता चले कि इस चीज़ के अंदर ये इशू है, ये प्रॉब्लम है और आप उसको बाद में फिक्स करना पड़े। तो ये जो कंसेप्ट है ज़ीरो डिफेक्ट का, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो उसने कंसेप्ट दिया डूइंग इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये दोनों कंसेप्ट किसने दिए? ये फिलिप क्रॉस्बी ने दिए। अगर हम इसकी मिसाल से समझें तो फिलिप क्रॉस्बी कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो डिफेक्ट, तो ज़ीरो डिफेक्ट को यूँ समझ लें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मशीन पे तैयार हो रही है। अब मशीन जब वहाँ पे ऑपरेट कर रही होती हैं तो मशीन क्या हो जाती है, जैम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहता है फिलिप क्रॉस्बी कि आप अपने प्रोसेस को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वहाँ पे कोई इशू ही ना आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि भाई ये मशीन में क्यों जैम आया, प्रोडक्ट क्यों फॉल्टी बने, तो पता ही चला कि मशीन की टाइमली लुब्रिकेशन नहीं हुई, या जो लुब्रिकेंट इस्तेमाल हुआ है वो उस विस्कोसिटी का नहीं था, उस क्वालिटी का नहीं था, जिस वजह से ये इशू आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वो जो वर्कर हजरात होंगे उन्हें ट्रेन किया जाएगा कि आपने एक तो इसका मशीन का जो लुब्रिकेशन का शेड्यूल है उसे फॉलो करना है कि टाइमली इसकी लुब्रिकेशन हो,
और प्रॉपर लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना है। तो जब ये फॉलो होता रहेगा प्रोसेस, तो वहाँ पे जो वो फॉल्टी प्रोडक्ट जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते थे, प्रोड्यूस होते थे, उस इशू से भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो फिलिप क्रॉस्बी ने ये कहा कि बजाय इसके कि आप इशू को बाद में डिस्कवर करें कि ये मसला आ गया है, इसके अंदर इसकी वजह से ये प्रोडक्ट फॉल्टी हो गई हैं, तो बेहतर यही है कि आप उस सारे के सारे प्रोसेस को समझें कि ये आखिर इशू आया किस वजह से है। आप उसकी वजह को आइडेंटिफाई करें और उस रूट काज को वहाँ से एलिमिनेट करें, ताकि वो इन फ्यूचर दोबारा जो है ना वो प्रोडक्ट के फॉल्टी होने का बाइस ना बने। कि अगर आप प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर लेते हैं, तो ये कंसेप्ट दिया था फिलिप क्रॉस्बी ने। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक क्वालिटी कंसेप्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू यूएसए। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी ये हमने क्वालिटी एक्सपर्ट पढ़े, जिसके अंदर हमने ये बात की, जिन लोगों ने हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट किए, जिन लोगों ने ये वाल्टर शिवार्ड जिन्होंने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का जिक्र किया, या फिर एडवर्ड डेमिंग जो थे, या जिन्होंने पीडीसी साइकिल दिया, या फिर हमने जोसेफ जुरान की बात की जिन्होंने जुरान ट्रायोलॉजी दी, या फिलिप क्रॉस्बी की बात करें जिन्होंने ज़ीरो डिफेक्ट का कंसेप्ट दिया, ये तमाम के तमाम लोग अमेरिकन थे, यूएसए से ये बिलोंग करते थे। दैट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर, कि जो उस वक्त पे क्या थी, इंडस्ट्रियल पावर में लीड कर रही थी। हाउएवर दीज कंसेप्ट बिकेम मोर वाइडली अडॉप्टेड इन जापान आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। लेकिन कहता है कि हुआ क्या कि ये जो कंसेप्ट थे, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को आई वो वहाँ पे जापान में देखने को मिली। कि वर्ल्ड वार टू के बाद व्हेन जापान नीडेड टू रिबिल्ड इट्स इंडस्ट्री, के जब जापान बिल्कुल तबाह हो गया, उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर हम क्वालिटी को अपनी चीज़ों के अंदर इंश्योर करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होंगे कि हम अपने कस्टमर को भी खुश रखेंगे, उसकी वजह से हमारी ग्रोथ भी पॉसिबल होगी, और उसी की वजह से हम जो है ना दुनिया के अंदर अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। USA, on the other hand, did not pay much attention to the quality management ideas proposed by these expert। और ये जितने भी एक्सपर्ट थे USA के थे, लेकिन USA ने इनकी जो उस रिसर्च से, इनकी जो उस नॉलेज से से उन्होंने फ़ायदा नहीं लिया। जापान वाज मोर रिसेप्टिव टू दीज आइडियाज़ एंड क्विकली बिकेम ए वर्ल्ड लीडर इन क्वालिटी। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जापान ने इन आइडियाज़ को समझा कि ये क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और उनने जब उसने अपनी वहाँ पे अप्लाई किया, तो उस वजह से वो क्या हुआ कि क्वालिटी के फील्ड में लीडर बन गया, एक्सेल कर गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरू इशिकावा। कोरू इशिकावा, ए रिनोन्ड जापानीज क्वालिटी एक्सपर्ट, आइडेंटिफाई 7 फंडामेंटल टूल्स एसेंशियल फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट्स। तो ये फर्स्ट जापानीज एक्सपर्ट थे कोरू इशिकावा। इन्होंने कहा कि अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपके पास ये 7 बेसिक क्यूसी टूल का नॉलेज होना चाहिए। ये क्या कि अगर आप इन टूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन टूल्स की वजह से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। दीज टूल्स एम्पावर ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रेक्टिफाई क्वालिटी रिलेटेड इशूज़ एफिशिएंटली। कि इन टूल का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज आते किस वजह से, कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, एनालाइज कर सकेंगे कि उन जो क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ की वजूहात क्या हैं, रूट काज क्या है उनका, एंड रेक्टिफाई, और उन चीज़ों से वो निजात हासिल कर सकते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दीज ऑफन रेफर टू एज 7 बेसिक टूल्स ऑफ क्वालिटी। और इन्हें क्या कहा जाता है, 7 बेसिक क्यूसी टूल कहा जाता है। इनमें सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम से मुराद क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम की रूट काज तलाश करेंगे कि आया ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। जब हमें रूट काज आइडेंटिफाई हो जाएगी, फिर हम उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है फिशबोन डायग्राम। नेक्स्ट में बात करेंगे हम चेक शीट। तो चेक शीट बेसिकली क्या होती है, एक डाटा कलेक्शन फॉर्म होता है जिसके ऊपर जो है ना हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। कि लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पे कुछ जो है ना मशीन्स हैं, तो उन मशीन्स का वहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे कि कौन सी मशीन जो है ना कि वो उसका फेलियर रेट क्या है, वो कितने आइटम प्रोड्यूस कर रही है, उसके अंदर लास्ट इंस्पेक्शन कब हुई है। तो ये क्या होगा, डाटा कलेक्शन फॉर्म है। नेक्स्ट में बात करें कंट्रोल चार्ट की। जिस तरह हमने वाल्टर शिवार्ट वाले सेक्शन में देखा कि कंट्रोल चार्ट क्या होता है, कि ये हमें सेपरेट करने में मदद देता है कि आया ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो इशू आ रहा है,
ये कॉमन काज वेरिएशन है या स्पेशल काज वेरिएशन है? कॉमन काज वेरिएशन से मुराद ऐसी वेरिएशन जो उस प्रोसेस का हिस्सा होती है, कि जो इनहेरेंट होती है, कि जिसे हम बिल्कुल रिमूव तो नहीं कर सकते लेकिन उसे हम मैनेज कर सकते हैं। ये यूँ ही समझ लें कि जिस तरह ओल्ड एज है, कि जिस तरह एक बंदा यंग होता है, जिस तरह उसकी ग्रोथ होती है, जिस तरह उसकी उम्र में इजाफा होता है, तो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएंगे। हम उन इश्यूज़ को बिल्कुल जो है ना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो कॉमन काज वेरिएशन से मुराद क्या है कि वो वेरिएशन जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें हम मैनेज कर सकते हैं, कि वही इंसान अगर अपनी डाइट का ख्याल रखे, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो एक्सरसाइज़ को शामिल करे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वही जो ओल्ड एज के असरात हैं, कि वो वहाँ पे डिले किया जा सकता है, उसे बिल्कुल जो है ना रिमूव नहीं किया जा सकता, मैनेज कर सकता है उसे। जबकि स्पेशल काज वेरिएशन क्या होती है? स्पेशल काज वेरिएशन से मुराद ऐसी वेरिएशन जिसके अंदर कोई आइडेंटिफाइएबल फैक्टर मौजूद होगा, कि वह यहाँ पे कोई इंसान की गलती होगी, कोई मशीन का ब्रेक डाउन हुआ होगा, कि अगर आपने टाइमली उसकी इंस्पेक्शन कंडक्ट नहीं की तो वो लाजिम बात है मशीन फेलियर करेगी, तो ये मशीन का फेलियर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली क्या करते हैं कि ये यहाँ पे एक सेट ऑफ डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, कि हम फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं कि कौन सा इश्यूज जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे परीटो चार्ट की। तो परीटो चार्ट क्या करता है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स को जो क्या होगा उनकी जो है ना वो अकरेंस की बुनियाद पे जो है ना हम यहाँ पे उन्हें अरेंज करते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कौन सा प्रॉब्लम है, तो हम उसे टाइमली जो है ना किल कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट ये स्कैटर डायग्राम जो है ये क्या करता है, जिस तरह नाम से सर स्कैटर, ये क्या होगा कि ये दो वेरिएबल में रिलेशनशिप फाइंड करने में मदद देगा, कि हम इसकी मदद से देख सकते हैं कि आया दो वेरिएबल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कि अगर उन दो वेरिएबल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता होगा तो वो डार्ट्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन के अगेंस्ट जो है ना वो ड्रा हो रहे होंगे, और अगर उनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो रैंडम डार्ट्स होंगे, कुछ लेफ्ट राइट होंगे। आप यूँ समझ लीजिए जिस तरह आइसक्रीम की सेल है और टेम्परेचर है, तो इन दोनों में जब हम रिलेशनशिप ड्रा करते हैं कि जिस तरह टेम्परेचर में इजाफा होता है तो आइसक्रीम की सेल में भी क्या हो जाता है, इजाफा देखने को मिलता है। जिस तरह टेम्परेचर में डिक्रीज़ आता है, मतलब कि मौसम ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पे आइसक्रीम की सेल में भी क्या कमी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर में और आइसक्रीम की सेल में क्या होगा, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो ये जब ग्राफ प्लाट करेंगे तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या करता है कि फ्लो चार्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को शो करता है, कि किस तरतीब से किसी भी प्रोसेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरतीब से रूनुमा हो रही, कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो ये सब का सब है फ्लो चार्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे द जैपनीज अडॉप्टेड द कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल कंट्रीब्यूटिंग टू जापान क्वालिटी लीडरशिप। तो जापान में क्या हुआ कि कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल से मुराद ये है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के हर वर्कर को इन्वॉल्व किया, कि हर जो बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जब इस तरीके से काम किया गया तो वहाँ पे एक बिग चेंज देखने को आया। अल्टीमेटली द टर्म क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इमर्ज, और उसकी बुनियाद पे क्या हुआ कि वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS ये टर्मिनोलॉजी देखने को मिली। इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर होते हैं, डिफ़ाइन करता है कि गोल क्या होगा, किस तरीके से वो प्रोसेस क्या क्या होंगे, उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रेजेंटली स्टैंडर्ड सच एज ISO 9001 2015 आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड टू एस्टेब्लिश QMS। आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ISO 9001 2015 कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो क्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या है, ये उसका नंबर। तो ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने बात की सबसे पहले कि क्वालिटी कोई नई चीज़ नहीं है, क्वालिटी का तसव्वुर ज़माने कदीम में भी रहा है। एंशिएंट इजिप्शियन जो थे वो क्या करते थे, वो क्वालिटी अपने फूड और ड्रिंक्स की क्वालिटी को चेक करते थे। फिर लेट 13 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने यूनियन बनाना शुरू कर दी, जिसे उन्होंने नाम दिया था गिल्ड्स का। ये गिल्ड्स क्या करती थी, ये कवानीन बनाती थी चीज़ों के लिए, कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट करती थी कि चीज़ इस क्वालिटी की होगी तो अब वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल होगी, अगर इस क्वालिटी को मीट नहीं करी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर उन गिल्ड्स के नीचे कुछ इंस्पेक्शन कमेटीज़ थी
वो इंस्पेक्शन कमेटीज़, वो गिल्ड्स ने जो कवानीन बनाए होते थे, जो रूल सेट किए होते थे, उन्हें वो इन्फोर्स कराती थी और उनके ऊपर एक स्पेशल मार्क यूज़ कर देती थी, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वो शुरू में जो है ना उसकी मदद से फॉल्टी आइटम को ट्रैक कर लेते थे, फिर बाद में जो है ना वो गुड रेपुटेशन का साइन बन गया। फिर इसी के अंदर फिर हमने बात की वाल्टर शिवार्ट की। तो सबसे पहले हमने बात की हाथॉन एक्सपेरिमेंट की। तो हाथॉन एक्सपेरिमेंट क्या थे कि वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, उनका मकसद ये था कि वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कि किसी भी जगह पे जो काम हो रहा है उस काम में इजाफा किया जाए। उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम लाइटिंग कंडीशन को किसी वर्क प्लेस पे जो काम हो रहा है, वर्कशॉप है, अगर वहाँ पे लाइट को बेहतर कर दें, वहाँ पे वेंटिलेशन को बेहतर कर दें, वहाँ के जो है ना वेजेस को बेहतर कर दें, तो उसकी बुनियाद पे वहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, एक इजाफा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन उसी रिसर्च के दौरान उन्हें ये पता चला कि अभी ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई, अभी उन्होंने वहाँ पे नया जो तरीक़ाकार था उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो गया। तो उन्हें ये पता चला कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, कुछ सोशल फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं, कि अगर लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, लोगों को नोटिस किया जाए, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। फिर हमने इसी के अंदर बात की वाल्टर शिवार्ट की। तो वाल्टर शिवार्ट ने ये कहा कि क्वालिटी को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप स्टैटिस्टिकल, मतलब कि आप डाटा कलेक्ट करें, स्टैटिस्टिक कहते हैं नंबर्स को, आप डाटा कलेक्ट करें, डाटा की बुनियाद पे देखें कि इस प्रॉब्लम की क्या वजह क्या है। आप जो है ना कंट्रोल चार्ट का यूज़ करें। तो ये कंट्रोल चार्ट बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल है। तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम की अकरेंस की वजह क्या है। फिर उसके बाद हमने बात की एडवर्ड डेमिंग की। तो एडवर्ड डेमिंग ने कहा PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, कि आप ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करें तो इसकी बुनियाद पे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसे दूसरा नाम दिया जाता है PDC साइकिल को, डेमिंग साइकिल का। फिर हमने बात की जोसेफ जुरान की। तो जोसेफ जुरान ने ये कहा कि अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 पिलर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जिन पे आप पे काम करना होगा। सबसे पहले तो क्वालिटी को प्लान करना होगा कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे वो जो प्रोडक्ट आपने तैयार की, आप उस चीज़ को चेक करेंगे कि आया ये उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी है जो हमने सेट किया था या नहीं बनी। फिर आप क्या करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट पे काम करेंगे। थर्ड स्टेज में फिर हमने बात की फिलिप क्रॉसबी की। तो फिलिप क्रॉसबी ने जो कंसेप्ट दिया उसे नाम दिया जाता है ज़ीरो डिफेक्ट का, कि बेहतर यही है कि आप प्रॉब्लम को प्रिवेंट करें बजाय इसके कि बाद में उसे डिस्कवर करें और उसे फिक्स करें। फिर नेक्स्ट में हमने बात की कोरू शिकावा की। तो कोरू शिकावा फर्स्ट जापानीज़ एक्सपर्ट था जिसने कहा क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 7 बेसिक जो उसने टूल दिए, जिसे उसने कहा कि इन बेसिक टूल की मदद से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं, कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, और फिर आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वो 7 जो बेसिक टूल थे वो हमने डिटेल से देखे।